नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। अब आपके लिए किसी फंड को समझकर उसमें निवेश करना और आसान होगा। दरअसल सेबी ने स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को और सरल बनाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसमें स्कीम की फैक्ट शीट, रिस्कोमीटर, टॉप होल्डिंग आदि बस एक वेब लिंक पर क्लिक करके उपलब्ध होंगे। तो चर्चा करेंगे क्या होगा इन नियमों का निवेशकों को फायदा, और साथ ही हम बताएंगे पोर्टफोलियो रिव्यू कब और कैसे करें। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा देते हैं। मृन अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ, और प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। मृन और प्रबलीन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जरा जानना चाहेंगे, क्या ये सेबी का नया नियम है जिसको 1 अप्रैल 2024 से लागू करने की पूरी तैयारी है? कैसे स्कीम को समझना थ्रू स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ज्यादा आसान हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए? मृन, अभी तक कौन कौन से इंफॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर्स के लिए मौजूद थे, और इस बदलाव करने के पीछे, स्कोर सिंप्लीफाई करने के पीछे बड़ी वजह क्या है? आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करने की वजह यही है कि जो फैक्ट शीट है उसको पढ़ना इन्वेस्टर्स के लिए इतना आसान नहीं रहता है, और बेसिकली ताकि इंफॉर्मेशन रिलेटेबल हो। जैसे एक इंफॉर्मेशन जो है दैट दे हैव टू शेयर द टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर 6 मंथ्स, राइट? या अगर ये हुआ कि जो बेंचमार्क है, आप कौन सा बेंचमार्क यूज कर रहे हैं और उसका जस्टिफिकेशन की जरूरत है। ऑल्सो हाउ द स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, जिसके थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं कि इनको इस फंड में निवेश करना है कि नहीं। बिल्कुल। और ये इन्वेस्टर्स को जो इंफॉर्मेशन देने की बात की जा रही है प्रबलीन, कितना आसान होता है? जितने जो हमने जो देखा है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल करने की सेबी ने बात की है, कि स्कीम की टॉप होल्डिंग्स क्या रहनी चाहिए, फंड एलोकेशन क्या है, बेंचमार्क से उस फंड का प्रदर्शन कैसा है, कैसे निवेशकों के लिए वो फंड होगा, टोटल एक्सपेंस रेशो, फैक्ट शीट जिसका जिक्र मृन भी कर रही थी, थ्रू एक वेब लिंक के जरिए आप उसको सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी चीजें एक इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी होती है जब वो फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, फंड के लिए होमवर्क कर रहे होते हैं। जी, नमस्कार स्वाति जी। एब्सोल्युटली, जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि ऑलरेडी काफी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होती है, और मेरे ख्याल से जो ये नया अभी उन्होंने जो चेंजेस प्रपोज किए हैं, इसके साथ इस डॉक्यूमेंट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और यूजफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो मेरे ख्याल से कुछ बहुत रेलेवेंट एडिशंस हैं, जो हमने देखा है कि सेबी काफी टाइम से बोल रहा है कि जो भी एएमसी के पर्सनल है उनका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर्स हैं, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए स्कीम में। और ये चीज अब इन्वेस्टर्स को उनके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली दिख पाएगी कि जो फंड मैनेजर है, जो उनकी स्कीम को मैनेज करने वाले हैं, उनका खुद का कितना इन्वेस्टमेंट है उस स्कीम में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, और इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ स्वाति जी, मेरे ख्याल से जो हम लोग अक्सर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को या वेबसाइट पे जाके हमें फंड हाउस की चेक करनी पड़ती है काफी इंफॉर्मेशन, जैसे एक्सपेंस रेशो हो गया। एक्सपेंस रेशो भी आपको जो लेटेस्ट होता है वही दिखता है। लेटेस्ट आपको अगर होल्डिंग्स देखनी हो टॉप 10, इन सारी चीजों के लिए अब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ही लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपेंस रेशो आपको पूरे 6 महीने का दिख जाएगा, उसके साथ साथ टॉप 10 होल्डिंग्स उस स्कीम की क्या होंगी ये दिखेंगी। तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी एक काफी लंबा चौड़ा 100 पन्ने से ज्यादा का डॉक्यूमेंट है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो बहुत रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एक निवेशक को पता होना चाहिए, उनको ऐड करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ जो ये चेंजेस हैं, ये हम जो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी देखेंगे। वहां पे भी मैनेजमेंट और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलर स्कीम्स और फंड हाउस में कितनी है, वो हमें दिखने लगेंगी आगे चल के।
तो मकसद यही है सेबी का कि फंड में निवेश करना, फंड को समझना एक निवेशक के लिए आसान हो, कहीं बहुत ज्यादा इधर उधर सोर्स में जाने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पर सारी जानकारी एक फंड की, वो भी डिटेल्ड जानकारी ज्यादा पारदर्शिता के साथ किसी फंड की हो, और जो ऑलरेडी सेबी के पास जो स्कीम्स हैं, सेबी के पास जो पहले से ही दाखिल स्कीम्स है उस पर लागू नहीं होगा, इस बात को जरूर समझिएगा। तो ये स्कीम जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे इस नए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में बदलाव के चलते 1 अप्रैल 2024 से। आइए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें निवेश करते हैं, तो जरूरत होती है बार बार उसको बीच बीच फिक्सिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये फिक्सिंग कितनी और कब की जानी चाहिए, इसके बारे में हर किसी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। मृन, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू की हम बात तो करते हैं, लेकिन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट, क्या क्या हमें मालूम चलता है पोर्टफोलियो रिव्यू करने के दौरान? तो सबसे पहले तो स्वाति, पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लाइफ में जो भी करते हैं उसका कभी ना कभी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कैसे चल रहा है, राइट? सो जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो उसके लिए भी अगर हम लाइक इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू के बारे में बात करें, तो उसको भी हमें परखना बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, सबसे पहले तो क्या वो हमारे गोल्स को हेल्प मीट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है ना कि जब तक हम ये करेंगे नहीं, हम तब तक जानेंगे नहीं कि क्या हो रहा है। कि हमें लगेगा अच्छा मार्केट में अभी मिड कैप 30% बढ़ गया है तो मेरा पोर्टफोलियो भी 30% बढ़ गया होगा। ज्यादातर मैंने देखा है कि जब तक हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते हैं तो हमें राइट पर्सपेक्टिव नहीं आता है। और जब हमें ये राइट पर्सपेक्टिव आता है तभी हमें पता चलता है कि हमें कौन सा एक्शन फ्यूचर में लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और अपने जो दूसरे पर्सनल फाइनेंस के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या लोन्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। तो कई ऐसे चीजों के बारे में पोर्टफोलियो रिव्यू के दौरान पता चलता है, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रबलीन, कि हम एक लक्ष्य के आधार पर निवेश करते हैं, लेकिन कई बार हमारा लक्ष्य ही बदल जाता है, कई बार हम लक्ष्य के बेहद करीब चले जाते हैं या अचीव भी हो जाता है लक्ष्य। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है समझने का कि आपको उस समय पोर्टफोलियो रिव्यू करने की जरूरत है। तो कैसे हम समझें कि आपका जो गोल है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो आपस में मेल खा रहा है कि नहीं? जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमने जब कोई भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की है और गोल सेटिंग की है, स्वाति जी, हम एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए हमें आज से 10 साल बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत है और उसके लिए हमने कोई निवेश शुरू किया। और इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल प्लान के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बाकी एस्पेक्ट्स का ध्यान रख रहे हैं कि हमारी कितनी सैलरी आ रही है, हमने कितनी सेविंग की है, हमारे ऊपर लोन्स कितने हैं। इन सारी एस्पेक्ट्स का हम ध्यान रख के अपनी निवेश को करते हैं। जब तक हम इन चीजों को रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक जो एक लिंक है हमारी इन्वेस्टमेंट्स और हमारे गोल्स के बीच में, वो बैठेगा नहीं। मान लीजिए कि हमने अपनी गोल सेटिंग की है और हमें लगता है कि हमें अपने बच्चे की इन्वेस्टमेंट के लिए 15 साल बाद आज की डेट में 40 लाख रुपए चाहिए। तो अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ें, एजुकेशन इन्फ्लेशन 8% पे, यानी कि हमें 15 साल बाद करीबन 1.26 करोड़ चाहिए होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपका एक सेकंड चाइल्ड हो। जब आपने पिछली बार अपने गोल सेटिंग की थी, फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, अब आपका सेकंड चाइल्ड हो, तो आज से 18 साल बाद शायद आपको एक और गोल सेट करने की जरूरत है और उसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करें। और रिव्यू के दौरान ही हमें ये पता चलता है कि क्या हमने सही निवेश कर रखा है या नहीं कर रखा है। सेम गोल को अचीव करने के लिए अगर हमने सारा पैसा अगर फिक्स्ड इनकम में डाला होगा, तो मान लीजिए हमारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट करीबन 35 से 36 हजार रुपए महीना बनती है। पर यही अगर हम नहीं कर पा रहे हैं और अब हम थोड़े से कंस्ट्रेंट में है कि हमें एक अपने सेकंड चाइल्ड के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहां पे मेरे ख्याल से स्वाति जी, अगेन रिव्यू करके हमें ये पता चल सकता है कि अगर हम इक्विटी को चूज कर ले एज एन एसेट क्लास, तो सेम गोल को अगर हम एक 12% के रिटर्न्स पे ले, तो हम 25,000 की इन्वेस्टमेंट से पूरा कर पाएंगे। यानी कि एक लगातार प्रोसेस है, क्योंकि जीवन के साथ साथ हमारे फाइनेंसेस बदलते रहते हैं, हमारी इनकम चेंज होती है, हमारे एक्सपेंसेस चेंज होते हैं और इतने सारे लाइफ इवेंट्स आते हैं। जब तक हम इन दोनों चीजों को लेके साथ साथ इनका रिव्यू टाइमली नहीं करेंगे, साल में एक बार तो डेफिनेटली और साल में 2 बार भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन
कि आपकी लाइफ के कितने चेंजेस हुए हैं आपको लगता है, तो ट्वाइस अ ईयर भी कर सकते हैं। और इससे आप भटकेंगे नहीं, आपकी इनएफिशिएंसी नहीं आएगी पोर्टफोलियो में, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा जो भी आपके पास है अपने गोल्स की तरफ। मृन, पोर्टफोलियो रिव्यू करते टाइम आइडियली चेक क्या क्या करते रहना चाहिए? क्योंकि हर एक एस्पेक्ट को चेंज करना या देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको चेक करना हर एक रिव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो स्वाति, सबके लिए रिटर्न इम्पोर्टेंट है। तो सर्टेनली हमारा पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न आ रहा है ओवरऑल बेसिस पर, एंड ऑल्सो इंडिविजुअली जो हमारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका क्या परफॉर्मेंस है, ये सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। ज्यादातर क्या होता है कि लोग क्या देखते हैं कि जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो उसका चेक कर लेते हैं, बट वो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स उनके पोर्टफोलियो में है वो उसके बारे में चेक नहीं करते हैं, एंड जो ओवरऑल लेवल में वेटेड एवरेज रिटर्न है वो कितना आ रहा है। अच्छा, दूसरा हमें ये भी चेक करना है कि अदर थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल द कॉस्ट एसोसिएटेड इन द पोर्टफोलियो, या फॉर एग्जांपल जो रिस्क हमने लिया है वो हमारे क्षमता लेने के लेवल पर ही है या वो रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि आजकल काफी सारे नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं जिससे लोग काफी मोहित हो रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं, बट उसमें रिस्क भी है। गोल्स ऑफ कोर्स ये हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने निवेश किया है वो हाउ मच ऑफ इट हैज हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल्स, लाइक हमारा गोल किस लेवल तक अचीव हो गया है। अच्छा, अगर हमें एडिशनल फंड्स डालने हैं या अगर कुछ हमारी लाइफ सिचुएशन में चेंजेस हैं और हमारे गोल्स रीअलाइन करने हैं, आई थिंक प्रवीण ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर दोनों बच्चों के लिए सेव करना है तो अगर आप ये रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को कैसे एलोकेट करना है। इसमें एक और बात मैं आजकल बहुत देख रही हूँ कि जो लोग चाइल्ड एजुकेशन के लिए अमाउंट सेव कर रहे हैं उनको एकदम से उनको लग रहा है कि ये अमाउंट बहुत कम है, तो जब हम रिव्यू करते हैं तो उस समय हम ये नया अपने गोल को रीअलाइन भी कर सकते हैं या रीडू भी कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को कुछ चेंज करना है तो ऐसा है, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर रिटायरमेंट मोस्ट सैलरीड पीपल वो ईपीएफ पर ही ध्यान देते हैं जनरली, इक्विटीज या एनपीएस में उनका ध्यान नहीं रहता है रिटायरमेंट के लिए। बट मे बी उन्होंने कुछ रिसर्च किया हो या उनको सुनने में आया हो या उन्होंने आपका शो देखा हो और वो चाहते हैं कि अच्छा अब मैं एनपीएस में भी निवेश करूं। तो जब पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो हम अपना एसेट एलोकेशन कैलकुलेट करते हैं, तो उस बेसिस पर फिर वो और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसा एलोकेशन रखना है और ये इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है कि घटाना है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बट मेन तीन यही होती हैं कि हमें हमारा रिटर्न, हमारे इन्वेस्टमेंट्स कैसा कर रहा है, हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमारा एसेट एलोकेशन क्या है, इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं अपने लाइफ सिचुएशन के ऊपर, और किस हद तक हमारे गोल्स हमने अचीव किए हैं। हम्म। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी अब से हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि खराब फंड का किया क्या जाए। अब आप जब पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं तो आपको जरूर ये नजर आता होगा कि कुछ ऐसे फंड से जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कितना इंतजार करना चाहिए एक खराब फंड से एग्जिट करने का, और क्या वाकई एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर भी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।
तो आपके पोर्टफोलियो में कोई स्कीम या फंड खराब प्रदर्शन लगातार दे रहा है, तो आपको करना क्या है उस फंड का, इसको समझना बेहद जरूरी है। प्रवीण वाजपेयी, मृण अग्रवाल से हम खास बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण, कोई फंड खराब प्रदर्शन कर रहा है तो कितना आइडियल इंतजार किसी को करना चाहिए? क्योंकि कई लोग तो छोटे से छोटे अवधि के खराब परफॉर्मेंस से भी घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि अभी तो मैंने पिछले महीने ही एक नया फंड लिया था, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ये तो इतना अच्छा फंड था लेकिन क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो क्या बस इतने से ही अपना डिसीजन बना लेना चाहिए या फिर कुछ इंतजार और? जी, अभी जैसे स्वाति जी, मृण ने मेंशन किया था कि रिटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हर रोज हमें दिख जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कैसा कर रहे हैं, कि हम लोगों की थोड़ी सी ओवर एनालाइज कहीं ना कहीं हम करना चाहते हैं और थोड़ा घबराते भी हैं कि हमारा पोर्टफोलियो शायद सही नहीं है या हमें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहला तो जब हम अपनी किसी पोर्टफोलियो रिव्यू अगर हम कर ले हैं साल में एक बार या 6 महीने में भी अगर हम एक बार कर रहे हैं, हम अपनी स्कीम के रिटर्न्स को आइसोलेशन में ना देखें। हम अपनी स्कीम के रिटर्न्स को एक कंपैरिजन करें कि जो स्कीम का बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में स्कीम ने कैसा किया है, और साथ ही जो पूरी कैटेगरी है, लेट्स से कि हमने एक लार्ज मिड कैप फंड को एनालाइज करना है तो हम उसके बेंचमार्क से उसको कंपेयर करेंगे, और साथ ही जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के, उसको देखेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स फर्स्ट आप देखते हैं, बिकॉज वो सबसे कॉमनली इन्वेस्टर्स की नजर में पड़ता है कि ईयर टू डेट रिटर्न्स क्या थे, पिछले 1 साल के, 2 साल के। पर ट्रेलिंग रिटर्न्स अकेले काफी नहीं है, इसको हमें कॉम्बिनेशन में यूज करना है रोलिंग रिटर्न्स के साथ। रोलिंग रिटर्न्स एक ज्यादा बेहतरीन तरीका है स्कीम की परफॉर्मेंस को गेज करने का। तो इन दोनों रिटर्न्स को पहले तो देख के स्वाति जी एनालाइज करना है निवेशक को कि क्या उनका स्कीम दोनों एस्पेक्ट्स में बेंचमार्क और कैटेगरी से लैग कर रहा है। अगर उसने बेंचमार्क को बीट किया है और कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है और ओवरऑल रिटर्न्स कम है, तो उनको ये समझने की जरूरत है कि प्रोबेबली ये कैटेगरी इस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रही है या मार्केट्स की ऐसी कंडीशंस हैं, उनके फंड में कुछ अलग से स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उनको लगता है कि रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे भी उनका स्कीम लैग कर रहा है 4 से 5% से एज कंपेयर टू बेंचमार्क एंड द कैटेगरी, तब उसको थोड़ा सा उनको डीप डाइव करने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा क्यों है। और ऐसा आज अगर उन्होंने चेक किया, हम मानते हैं अक्टूबर 2023, नवंबर 2023 में, तो उसको एक बार वापस देखें मार्च में और चेक करें कि क्या कोई चेंज है परफॉर्मेंस में। यानी कि आपको करीबन 2 से 3 क्वार्टर्स जो है, यानी कि 6 से 9 महीने का वक्त तो डेफिनेटली देना ही है बिफोर आप कोई डिसीजन लें। और उसके बावजूद एक जो एडिशनल चीज है कि आपको यहाँ रीजन फॉर अंडर परफॉर्मेंस समझने की जरूरत है। अगर कोई कन्विंसिंग रीजन है जिसकी वजह से स्कीम ने अंडर परफॉर्म किया है तो उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है देन स्वाति जी वहां पे एक रीजन बन सकता है पोर्टफोलियो में उस स्कीम को एग्जिट करने का। बट एकदम से ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के ये डिसीजन इन्वेस्टर्स ना लें। और सेकंड जो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मार्केट्स कई बार बहुत टायरिंग होती हैं। हमने इस साल में हमने रिटर्न्स अच्छे देखे हैं ओवरऑल, पर उससे पहले हमने मार्केट्स को बहुत ही फ्लैट देखा है। इसलिए जब इन्वेस्टर्स इक्विटी में आ रहे हैं तो उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से सेट भी करना है। अभी एम्फी ने ही रिसेंटली बोला है कि आपको 10 इयर्स का एक एवरेज रिटर्न देख के चलना है कि स्कीम्स में उस कैटेगरी ने क्या दिया है। अगर आप वो देख के चलेंगे कि भाई आपको 12 से 14% या 12% का रिटर्न मिल सकता है, तो स्वाति जी उससे एक बेटर एक्सपेक्टेशंस की सेटिंग हो जाती है। आप 30% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज का भी गौर देते हुए ही निवेशक एक पहली बात इन्वेस्ट करें और रिव्यू में भी इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल। और ये फंड वीड आउट करते समय मृण, कई बार हमें ये रियलाइज होता है कि हमने एक्चुअली काफी ज्यादा कंसंट्रेशन कर लिया। यूजुअली कंसंट्रेशन रिस्क एक बहुत बड़ा खतरा पोर्टफोलियो के लिए होता है। हम एक ही एमसी को चुन लेते हैं जो शायद हमें पसंद है और हमें लगता है कि हाँ इस फंड हाउस ने तो बहुत अच्छे फंड दिए हैं, तो भावुक हो के हम बहुत सारे फंड एक ही फंड हाउस के ले लेते हैं या फिर एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स में निवेश कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी के पोर्टफोलियो में, तो रिव्यू करते टाइम ऐसी सिचुएशन में एक ही तरीके के बहुत सारे फंड्स में से कैसे फंड्स को निकाला जा सकता है?
बिल्कुल। तो सबसे पहले तो एक्चुअली मैंने बहुत ऑफन देखा है कि इन्वेस्टर्स काफी ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे फंड्स एक कैटेगरी के, या बहुत सारे फंड्स एक ही फंड हाउस के, या हमने बहुत सारे फंड्स खरीद रखे हैं, जैसे 20-25 फंड खरीद रखे हैं जिसमें हमने छोटा छोटा अमाउंट निवेश किया है। तो आई फील कि जब हम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, और अगर पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू साल में एक ही बार करना चाहिए, बहुत ऑफन नहीं करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें कोई एक्शन लेना है, तो साल में एक ही बार कीजिए। और अगर आप रीबैलेंस करने की सोच रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि मेरा इक्विटी का एलोकेशन बहुत हाई हो गया है, जो मेरा लिमिट है उससे वो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, और मुझे थोड़ा इसको घटाना है, थोड़ा कम करना है, ताकि अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ, आई थिंक फर्स्ट वी शुड वीड आउट दीज फंड्स, जैसे अगर हमारे पास निफ्टी 50 के 4 फंड हैं, राइट, या अगर एक ही फंड हाउस से हमारे पास 4 फंड हैं, या अगर बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई फील पहले हमें इन 3 कैटेगरी से रिडीम करना चाहिए, and then only we should look at redeeming the other funds so that we can consolidate the portfolio to about 4 to 5 funds. प्रबलीन, यूजुअली जैसा आप दोनों एक्सपर्ट्स कह रही हैं कि मैक्सिमम साल में 2 बार आप पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, जरूरत पड़ती है तो आप रिबैलेंस कर सकते हैं, पर क्या ऐसे कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे 2 बार से ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है पोर्टफोलियो को रिव्यू और रिबैलेंस करने की? ऐसे कौन से इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं एक निवेशक को? जी, स्वाति जी, एक तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ रिव्यू, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इन्वेस्टमेंट का आपका क्या साइज है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपके गोल्स कितने पास हैं। अगर आपके गोल्स थोड़े ज्यादा पास हैं तो आई थिंक रिव्यू आप साल में 2 बार कर लीजिए। अगर आपके गोल्स दूर हैं तो आप ईयरली रिव्यू करें, आई थिंक वो सफिशिएंट होगा, स्पेशली जब आपकी निवेश की शुरुआत हुई है। उसके अलावा आई थिंक स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जब निवेशक अपने रिव्यू कर सकते हैं पोर्टफोलियोज को। एक तो होता है कि अगर कोई टैक्सेशन में चेंजेस है, रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, जैसे हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग और गोल्ड में बदलाव देखा टैक्सेशन को लेके, तो वो एक चीज है जिसको इन्वेस्टर्स नोट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगर रिव्यू कर सकते हैं कि ओवरऑल उनकी टैक्स लायबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ मार्केट कंडीशंस होती हैं जब उनको लग सकता है कि जैसे हमने इस साल देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत तेजी देखी, जबकि हमने लार्ज कैप्स में बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी थी। कई बार निवेशकों को लगता है कि शायद हमारे इन्वेस्टमेंट्स उतने अलाइन नहीं है सूटेड, कि जहाँ पे सारे मार्केट कैप्स का उनको एक्सपोजर एडिक्वेटली मिल रहा है। यानी कि स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस में अगर उनको लगता है कि उनका निवेश कुछ अलग से लैग कर रहा है, तब भी वो एक बार चेक कर सकते हैं कि उनका मार्केट कैप एक्सपोजर क्या है और क्या उनको रीएनालाइज करने की जरूरत है। अदर देन दैट, निवेशक की अगर लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आया है जहां पे कोई बड़ा मॉनेटरी चेंज है उनके फाइनेंसेस में, तब या फिर उनके पास कोई विंडफॉल गेन हुआ है, देन डेफिनेटली रिव्यू करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, वो अपने ओवरऑल एसेट एलोकेशन को रीसेट कर सकते हैं। पर जितना हमने देखा है स्वाति जी, ज्यादातर अभी भी इन्वेस्टर्स जो है, स्पेशली इंडिया में, हमारे पास अभी भी फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन ज्यादा है और हमारा जो एक्विटी में एक्सपोजर कम है, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आती है अक्सर रीबैलेंसिंग की। पर डेफिनेटली अगर कोई ऐसा इवेंट है तब आप बढ़ा सकते हैं अपना इक्विटी में एक्सपोजर और उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट में कोई बहुत ज्यादा फर्क आया है, तब भी आपको रिव्यू करना चाहिए। आपकी जॉब चली गई है, या आपकी जॉब को, आप पहले प्रोबेशन पे थे, आपकी जॉब पक्की हो गई है, या आपकी वाइफ अब साथ में कमाने लगी है, इस टाइप के इवेंट्स पे भी आपको रिव्यू करके अपने पोर्टफोलियो में एडिक्वेट चेंजेस करने चाहिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलाइन रहें और आपका पोर्टफोलियो ज्यादा रोबस्ट रहे। जी, तो कुछ ऐसे तरीके पोर्टफोलियो रिव्यू करने के, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का सही समय और क्या इवेंट्स हो सकते हैं, इस पे हमने की खास चर्चा। धन्यवाद हम करेंगे मृन आपका, प्रबलीन आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।